हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 ही है, उसी का थर्ड पार्ट है। थोड़ा थोड़ा मैं करके आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो को ऐसे देखेंगे तो कम टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आप पढ़ते चल रहे हैं, साथ साथ में नोट करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम ये आधे घंटे का लेक्चर होता है। तो चलिए बिल्कुल एनर्जी के साथ आज फिर से तैयार हैं थर्ड पार्ट पढ़ने के लिए। आई होप आपने इसका पिछला 2 लेक्चर ज़रूर पढ़ा होगा। अगर वो नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो बीच का समझ नहीं आएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला पढ़ो, दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमें पढ़ना है, परिवहन व उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। हमने श्वसन पढ़ा, श्वासोच्छ्वास पढ़ा। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, परिवहन एवं उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं। इसकी मूलभूत अवधारणा क्या है। ठीक है बच्चों, जैव प्रक्रम का चैप्टर है ये। जैव प्रक्रम चैप्टर के अंतर्गत ये हमें हेडिंग पढ़ने को मिलती है। ठीक है, हेडिंग डालिए परिवहन व उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, उसके नीचे आप लिखिए परिवहन की आवश्यकता। परिवहन की आवश्यकता होती क्यों है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, पचे भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए जो परिवहन की आवश्यकता क्यों है, शरीर के जो हमने भोजन लिया उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही तो हमारा मेन काम है, तभी तो सारे अंग अच्छे से काम करेंगे ना। तो इसीलिए होता है परिवहन की आवश्यकता। ठीक है, जो हमारा खाना है, पचे हुए भोजन को, जो हमारा पचा हुआ भोजन क्या होता है, कभी सोचा है कि खाना गया पच गया, ये नहीं। खाना हमने खाया, उसका जो जितना भी खाने का पौष्टिक चीज़ था वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो गया, तो वही है पचा हुआ भोजन। उसी को पूरे शरीर तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है बच्चों, पहुंचाने की आवश्यकता जो है यही है परिवहन की आवश्यकता। ठीक है, चलिए अब लिखिए परिवहन की परिभाषा। परिवहन की परिभाषा क्या होती है, लिखिए हेडिंग डालिए परिवहन की परिभाषा, डैश करके लिखिए ग्रहण किए गए पदार्थों को विभिन्न स्थान तक पहुँचाने तथा वहाँ पर उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने को क्या कहते हैं, संवहन या परिवहन कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको कैसे करना है, जहाँ पे लास्ट में आता है परिवहन, जैसे इसमें था कि इसे क्या कहते हैं, परिवहन या संवहन कहते हैं, तो हमने इसको किससे लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है, हेडिंग बना हाईलाइटेड करके। तो आपको भी ऐसे ही अपने एग्जाम में कॉपी को लिखना है, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब परिवहन तंत्र के प्रकार। अब हमने परिवहन तो पढ़ लिया, आवश्यकता भी पढ़ ली, लेकिन परिवहन करेगा कौन, परिवहन जो क्रिया है वो करेगा कौन, तो इसके लिए कुछ तंत्र आवश्यक होते हैं। तो इन तंत्र के प्रकार लिखिए, परिवहन तंत्र के प्रकार। कोई भी काम होता है तो कोई काम उसको करेगा ना, जैसे IAS ऑफिसर जिले पे काम करेगा, CM वहाँ पे स्टेट में बैठेंगे, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्र सरकार में बैठते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट में बैठते हैं। तो इसीलिए इनका अपना एक अलग अलग काम होता है। तो इसीलिए परिवहन तंत्र के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, जल परिवहन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र और लसिका परिवहन तंत्र। ये 3 परिवहन तंत्र हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब तीनों आप ऐसे लिख लीजिए पहले जैसे मैंने लिखा है, फिर फर्स्ट हेडिंग डालिए जल परिवहन तंत्र। अब आगे लिखिए मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र। मैंने गलती से जल परिवहन तंत्र बोला था, हेडिंग आप डालेंगे मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र। अब ये क्या होता है, रुधिर परिवहन तंत्र, परिवहन के लिए सभी बहुकोशिकीय जीवों में विशेष प्रकार की संवहन वाहिनियाँ होती हैं जो परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। मनुष्य में परिवहन तंत्र में रुधिर परिवहन तथा लिम्फ तंत्र आते हैं। इसकी हेडिंग के नीचे आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अब लिखिए रुधिर, ब्लड क्या होता है। आपने कभी अपने आप से पूछ के देखा है कि ब्लड क्या होता है, बस यही पता है ना कि जो रेड होता है वही ब्लड होता है। चलो देखो कोई बात नहीं, देखो रुधिर क्या होता है, रुधिर लाल रंग का ऊतक होता है। ठीक है, इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर का जो तरल माध्यम है उसको प्लाज्मा कहते हैं। पता है प्लाज्मा में 90% पानी होता है। चलो रुधिर लाल रंग का एक ऊतक होता है, इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। अब ये रुधिर कणिकाएँ होती क्या हैं, इसको तो हमें समझना ही है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है, फिर हम रुधिर कणिकाओं पे आते हैं। तो समझते हैं पहले प्लाज्मा किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे लिखिए। अब हमें समझना है प्लाज्मा क्या होता है। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। अभी आपने क्या पढ़ा, संवहन या परिवहन पढ़ा। उसमें आपने क्या पढ़ा, जो पचे हुए पदार्थ होते हैं खाने के बाद उसको क्या करता है, पूरी बॉडी तक
फैलाने का जो है वो आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया, यही होता है परिवहन या संवहन। लेकिन ये काम किसका होता है, समझ रहे हो? हो तो रहा है, लेकिन वो काम कर कौन रहा है? तो इसी के लिए आता है प्लाज्मा, वहीं पर ये काम करता है। ठीक है, हम जैसे सांस ले रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ऐसा तो नहीं कोई एक जगह पे ऐसे बैठा हुआ है बस हमने बाहर निकाल दिया, पूरी बॉडी में है ना, उसको पूरी बॉडी से बाहर कौन निकालता है? प्लाज्मा यही काम करता है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए, यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सब पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है प्लाज्मा का कलर क्या होता है, प्लाज्मा में कितना % पानी होता है, ये सभी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखे रहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो लिखिए, प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का तरल है जिसमें 90% जल होता है। आप H2O नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जगह की वजह से। लिखेंगे 90% पानी या जल होता है तथा 10% अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। अब अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अकार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए तो वो अकार्बनिक है। कार्बनिक होगा तो कार्बनिक कहेंगे, अकार्बनिक है तो मतलब कार्बन नहीं है, सीधी सी बात है। चलो अब प्लाज्मा के कार्य पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, प्लाज्मा के कार्य। तो लिखिए, प्लाज्मा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला नंबर, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, पहला कार्य। दूसरा नंबर लिखिए, शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब जैसे ताप है, पानी है, तो ये सब नियंत्रित कौन करेगा, कभी सोचा है इसके बारे में? देखो ये सब काम प्लाज्मा का ही होता है। हार्मोन, विटामिन आदि का संवहन करता है। अभी आपने देखा ना कि जब हम खाना खाते हैं संवहन पूरे शरीर में कौन करता है, तो प्लाज्मा का काम है ये। ऊतक कोशिकाओं से CO2 व उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है कौन? प्लाज्मा, यही तो इसका काम है। तो आप सीधे सीधे पढ़ लीजिए। समझ लो ये एक हम कहते नहीं, जैसे मान लो कि क्या है, हम बोल सकते हैं फिनाइल है तो गंदी चीज़ों को हटा देता है, तो इसी तरीके से समझ लो। ठीक, अब देखो हमें क्या अगली हेडिंग पढ़ना है, रुधिर कणिकाएँ। रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं? हमारे ब्लड में ब्लड अंदर सेल्स होती हैं ना कणिकाएँ, तो उन्हीं को लिखिए रुधिर कणिकाएँ। हेडिंग डाल दीजिए। तो लिखिए, ये 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? RBC। दूसरा क्या है? नंबर डाल दूँ ना मैं ताकि आप दिक्कत नहीं पड़े। पहला है RBC, दूसरा है WBC, तीसरा है प्लेटलेट्स। RBC क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। तो RBC का फुल फॉर्म लिखिए, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, सेल्स मतलब कणिका। अब ये है WBC दूसरा, तो इसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल या सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। श्वेत रुधिर कणिकाएँ। सेल्स लिखेंगे तो नीचे कणिकाएँ लिख देंगे, कणिकाएँ। अगर सेल लिखेंगे तो कणिका लिख देंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। आपने अपने घर में सुना होगा, कई बार क्या होता है हम बोलते हैं हमारा प्लेटलेट्स डाउन हो गया है। कितना होना चाहिए प्लेटलेट्स? 1,20,000 इससे या प्लस होना चाहिए, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा प्लस भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। क्या होता है जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं रह जाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लेटलेट्स को हमेशा मेंटेन रखना। बुखार वगैरह जब होता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पे डाउन हो जाता है ना। चलो लिखिए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का मतलब क्या है? लाल रुधिर कणिका। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। आप ऐसे मैं जो बोल रहे हैं आप इसको लिखते चलिए। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है जिस कारण से ब्लड जो हमारा रक्त है उसका रंग लाल होता है। ऐसे आप लिखेंगे क्योंकि आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी देर आपको लिखना है ना बोर्ड में, ऐसे लिखिए। फिर लिखिए दूसरा नंबर WBC, फुल फॉर्म आगे लिखिए वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। अब हमें RBC हमने पढ़ लिया, अब पढ़ना है हमें WBC के बारे में। यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है,
ताकि आपको यहाँ पे समझा सकूँ कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए अनियमित आकार के होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका आकार क्या होता है? अनियमित आकार के होते हैं। लिखिए दूसरा नंबर, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनको शरीर का प्रहरी कहा जाता है। यहाँ पे लिखूँ थर्ड नंबर, इन्हें शरीर का बॉडीगार्ड प्रहरी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिए आप। उसके बाद पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अब देख लेते हैं प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर दो, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अभी इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लिख लेंगे। अब प्लेटलेट्स की संख्या जो है कितना होना चाहिए? तो 1.5 लाख से लेकर के 3 या 3.5 लाख तक का होना चाहिए। काम क्या होता है? रक्त स्राव को रोकना। रक्त स्राव को रोकना, ठीक है, रक्त स्राव को रोकना। अभी मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था, तो यहाँ पे है प्लेटलेट्स का काम रक्त स्राव को रोकना। जैसे लगातार अगर ब्लड बह रहा है तो बहता ही जा रहा है, तो रोकने का काम तो किसी का होगा ना, तो वही होता है प्लेटलेट्स। लेकिन जो रक्त का थक्का बन जाता है वो कौन बनाता है? तो विटामिन के बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? विटामिन के। जो रक्त का थक्का बनाने का काम होता है वो कौन सा विटामिन का होता है? विटामिन के का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के द्वारा बनता है, तो विटामिन के द्वारा बनता है। लेकिन अगर रक्तस्राव को रोकना है तो कौन रोकेगा? प्लेटलेट्स के द्वारा इसको रोका जाता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब अगली जो वीडियो है उसमें रुधिर प्रसंचरण तंत्र हम पढ़ेंगे, उसका जो फिगर वगैरह वो पढ़ेंगे, तब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।